हेलो एंड वेलकम बैक टू किन्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है पार्टनरशिप। थोड़ा लेंथी है, कोशिश करेंगे 4 या 5 सेशन में इसको ख़त्म करने की। उसके बाद में लास्ट में आपको करवाऊंगा BRS और उसके बाद बाकी बाद में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं। तो आज का जो सेशन है वो रहेगा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स यानी बेसिक कंसेप्ट। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। जब भी इसमें से क्वेश्चंस आए हैं, एक क्वेश्चन से ज़्यादा कभी आया नहीं। शायद एक बार 2 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन अभी तक जितने एग्जाम्स हुए, पंचायत का हुआ या फाइनेंस का हुआ, जम्मू में हुआ, करगिल में हुआ या फिर लेह में हुआ, उसमें 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन एक बार आया था। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है, लेकिन टॉपिक बहुत लेंथी है तो इसको हम डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट इसका बहुत कम सॉल्व करेंगे, थ्रेटिकल पार्ट पे ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि जितने भी अभी तक MCQs आए हैं वो सारे थ्रेटिकल बेस्ड थे, तो उसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो आज हम कुछ इसका बेसिक्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ अगले नेक्स्ट सेशन में, अगर आज देखते हैं हम ये सेशन कितना कंप्लीट होगा, उसके हिसाब से नेक्स्ट सेशन में इसके मैं कुछ आपको MCQs भी करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का सबसे पहले मतलब क्या है दोस्तों? पार्टनरशिप का मतलब होता है जब 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर कोई काम शुरू करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप क्यों की जाती है? नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं भाई। अगर एक पर्सन है, मान लो उसके पास पैसा कम है, तो किसी पर्सन को एज ए पार्टनर ले सकता है। जिसके पास पैसा है वो उसकी जो है अपना पैसा लगाएगा, जिसको हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहते हैं। देन जो ड्यूटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं कि हम क्यों किसी को एज ए पार्टनर लेते हैं। तो सबसे पहला ये कि मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए। तो मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, याद रखना, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स बना सकते हैं? 50। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हम बना सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं बना सकते पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 है, उसमें कहा गया कि पार्टनरशिप मीन्स रिलेशन बिटवीन persons who agreed to share the profit of the business, who agreed to share the profit of the business of the firm carried on by all or any one of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यह कहा गया कि पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि पर्सन्स में रिलेशनशिप जो अपने प्रॉफिट को बांटेंगे, कैरीड ऑन बाय, इंपॉर्टेंट चीज है, कैरीड ऑन बाय ऑल, सारे काम कर सकते हैं, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं और अगर ये तीनों फर्म के लिए काम कर रहे हैं तो कोई कहेंगे कैरीड ऑन बाय ऑल। लेकिन अगर मान लो 3 पार्टनर हैं, 2 कहते हैं कि हमें काम नहीं करना, ए सिर्फ काम करेगा, तो उसे कहते हैं एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि एक बाकी सबके लिए भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो भी डिसीजन लेगा, जो भी काम करेगा, उसके लिए बी और सी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो एक पार्टनर भी काम कर सकता है, सारे पार्टनर मिलकर भी काम कर सकते हैं। और जब हम किसी प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो चलिए दोस्तों, अब आगे इसके बढ़ते हैं। सबसे पहले जब एक पार्टनरशिप बनती है तो उसमें एक पार्टनरशिप डीड होती है। अब पार्टनरशिप डीड जो है, अब देखिए ये जो पार्टनरशिप डीड है, इसमें क्या है भाई, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि किन किन टर्म्स एंड कंडीशन पे हम काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना लेना है, ड्राइंग्स कोई कितनी कर सकता है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना होगा, सैलरी कमीशन कितनी होगी, उसके बाद हम किस तरह का बिजनेस करेंगे, फर्म का नाम क्या होगा, अगर कोई डिस्प्यूट होता तो उसकी सेटलमेंट कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, कोई फिक्स नहीं है, जितनी मर्जी आप बना लो, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स की जाती हैं। और उस प्रोसेस में हम एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। डीड क्या है कि एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट मतलब वो चीज़ जिस पे सारे एग्री हों।
अब ये जो पार्टनरशिप डीड है आप ओरल या रिटन दोनों तरीकों से बना सकते हो। ये पार्टनरशिप डीड आप ओरल या फिर रिटन दोनों तरीकों से बना सकते हो। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड रिटन में बनाते हो तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि इस पर कोई ऐसा नहीं है कि आप ओरल बनाओ या रिटन बनाओ, आप जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन अगर रिटन बनाओगे ज़्यादा अच्छा है। ओरल बनाओगे, वर्बली रखोगे, तो उसमें डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड कोशिश करनी चाहिए कि रिटन में हो, हालांकि ओरल भी आप बना सकते हो। तो जो पार्टनरशिप डीड रिटन में है, जो एग्रीमेंट हमने किया पार्टनरशिप में, जितने भी हमने क्लॉज फिक्स किए, जो भी हमने प्रोविजन रखे, टर्म्स एंड कंडीशन रखी, जब हम उसको लिखित में रिटन में लिख लेते हैं तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें उस एग्रीमेंट के अंदर लिखी गई हैं हमें उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, हम उसके बाहर नहीं जा सकते। तो अगर पार्टनरशिप डीड रिटन में होगी, तो रिटन में अगर बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग ही जो पार्टनर्स हैं वो काम करते हैं। दूसरा मैंने कहा कि पार्टनरशिप डीड ओरल भी बन सकती है, वर्बली भी हो सकती है। लेकिन वर्बली होगी तो क्या होगा, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। हालांकि उसमें भी अगर आपने पार्टनरशिप डीड वर्बली या ओरल रखी है, या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी चीज़ को लेकर, मान लो अपने पार्टनरशिप डीड बना तो दी, रिटन में है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में उस पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ नहीं लिखा गया, तो उसको कहते हैं साइलेंट। तो उस केस में भी हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसके कुछ रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, वो रूल्स क्या हैं? रूल्स इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी जहां पर आपकी पार्टनरशिप डीड ओरल होगी यानी वर्बल होगी, या फिर साइलेंट होगी। साइलेंट का मतलब रिटन तो है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया, उस केस में हमें क्या रूल फॉलो करने हैं। और ये रूल हमने नहीं बनाए, ये रूल भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हैं, जो कि इन केस ऑफ ओरल पार्टनरशिप ये रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब पहला रूल क्या है इसमें? सबसे पहला रूल कि हम प्रॉफिट, बिजनेस को, फर्म को क्यों चलाते हैं या बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? देखिए, अगर आपकी जो पार्टनरशिप डीड है ओरल में है या साइलेंट है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो प्रॉफिट आपको इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, ए ने 5 लाख कैपिटल लगाई, बी ने 1 लाख लगाई, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ए को ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए क्योंकि ज़्यादा कैपिटल लगाई है। लेकिन अगर इनकी पार्टनरशिप डीड ओरल में है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट को दोनों में बराबर ही हमें बांटना पड़ेगा। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल इसमें हो जाएंगे, पहला। दूसरा, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे एमसीक्यू इसी में से निकलते हैं। सेकंड रूल क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भाई जो पार्टनर्स पैसा लगाएंगे, वो जो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगाएंगे उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो क्या पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है तो किसी पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। कब? अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है। और अगर रिटन है, लिखित में है, तो उस केस में जितना लिखा गया है इंटरेस्ट उस पार्टनरशिप डीड के अंदर, उतना इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जाएगा। तीसरा रूल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स किसे कहते हैं? सबसे पहले वो समझो, जो पैसा पार्टनर या ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया तो उस पर हमें क्या कोई इंटरेस्ट लेना है? नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड ओरल में है तो नॉट चार्ज, किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया जाएगा। रिटन होगी तो जितना लिखा गया इंटरेस्ट उस पार्टनरशिप डीड के अंदर उतना लिया जाएगा, लेकिन अगर ओरल है उस केस में किसी पार्टनर से किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। रूल फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर लोन देता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ए और बी दो पार्टनर हैं, सपोज करो इस पार्टनरशिप फर्म को पैसों की जरूरत पड़ी और ए ने कुछ 1 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उस केस में जिस पार्टनर ने लोन दिया उसको 6% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना ही देना है। अगर पार्टनरशिप डीड रिटन में है तो रिटन में जितना इंटरेस्ट लिखा होगा उतना देना है, और अगर ओरल है उस केस में भी जो पार्टनर लोन देगा उसको 6% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पे करना है। और लास्ट रूल, सैलरी और कमीशन।
क्या किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड ओरल है तो किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर रिटर्न है तो जितनी सैलरी या कमीशन हमने डिसाइड की है उस एग्रीमेंट के अंदर, उस हिसाब से पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन मिलेगी। अदरवाइज अगर ओरल है या फिर साइलेंट है पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग सैलरी और कमीशन, तो किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज इसी में से आपके बनने वाले हैं। तो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी उस केस में हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर रहेगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसी पार्टनर से नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर लोन देता है, याद रखना पार्टनर ने अगर लोन दिया है, ये नहीं कि बैंक का कोई लोन, पार्टनर अगर लोन देता है तो उसको 6% पर annum हमें इंटरेस्ट देना है, और सैलरी या कमीशन किसी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। तो ये आपने रूल्स याद रखने हैं। अब इसमें जो प्रैक्टिकल पार्ट आपको आ सकता है उसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ केसेस हैं। तो मैं शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लो कि अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, रिटर्न में है, तो उसमें जो पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं उनको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो अब उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है ये मैं पहले बताने जा रहा हूं। पहला केस जो है, फर्स्ट केस, देखिए हमें कभी भी इंटरेस्ट निकालना है, वो चाहे ड्राइंग्स पे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट पे हो, चाहे लोन पे इंटरेस्ट हो, किसी भी तरह का इंटरेस्ट निकालना हो, तरीका सेम रहता है कि हमें अमाउंट चाहिए और हमें ये चाहिए कि कब पैसा कितने समय के लिए वो उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं किसी से लोन लेता हूँ आज के दिन, तो आज से लेके मेरा जब ईयर एंड होगा तब तक की मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा। या मैं किसी को लोन देता हूं तब भी उस केस में मुझे ये चाहिए कि मैंने लोन कब दिया और मेरा साल कब खत्म हो रहा है। तो वो एक पीरियड रहता है जिसके अंदर जिसकी हमें जो इंटरेस्ट की जो है कैलकुलेशन वो करनी पड़ती है। तो यहां पर केस फर्स्ट जो है, देखिए सबसे पहले सिंपल तरीका कि अगर मान लो मुझे 1 लाख का 10% इंटरेस्ट निकालना है साल का, तो मैं सिंपल कर लूंगा 1 लाख का 10%। मुझे साल का इंटरेस्ट दिखाना है तो 10,000 हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं कुछ केसेस डिस्कस करने वाला हूं जिसमें हम अलग अलग तरीकों से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में। पहला पार्ट, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट स्पेसिफाइड, देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि कभी भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी हो, चाहे कैपिटल पे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट पे हो, चाहे लोन पे हो, डेट सबसे पहले चाहिए कि हमने लोन लिया कब, या हमने लोन दिया कब, या हमने इन्वेस्टमेंट कब की, क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसी दिन से शुरू की जाती है। लेकिन अगर हमें यही ना पता हो कि डेट क्या है, कब हमने लोन लिया या कब हमने लोन दिया, उस केस में क्या करेंगे? तो पहला केस, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट स्पेसिफाइड। मान लो कि दो पार्टनर हैं ए और बी। ए ने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया फर्म से, लेकिन डेट नहीं पता कि कब विड्रॉ किया गया। उस केस में हम इंटरेस्ट कैसे लेंगे? तो याद रखना, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो ए विड्रू, ए ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ड्यूरिंग 2018। कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब देखो यहां पर कैलकुलेट इंटरेस्ट, अब यहां पर आप देख रहे हो कि हमें 10,000 के अमाउंट पे 10% इंटरेस्ट दिखाना है, लेकिन कब निकाला गया ये पैसा यहां पर ये मेंशन नहीं है। हमें सिर्फ पता है कि 2018 में। अब 2018 तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक था। अब किस महीने ये ड्राइंग्स की, अगर वो पता होता तो इजी हो जाता मेरे लिए कि जिस महीने ड्राइंग की वहां से लेकर दिसंबर तक मैं मंथ्स काउंट करके इंटरेस्ट निकाल लेता। इसने कहा कि निकाला गया 2018 में, लेकिन हमें डेट नहीं पता। तो उस केस में याद रखो कि हमें जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो 6 मंथ्स की करनी है। तो मैं यहां पर जो इंटरेस्ट निकालूंगा, ए का इंटरेस्ट, वो कितने महीने के लिए होगा? 10,000 का 10% साल का है। लेकिन हमें तो ये पता नहीं चला कि भाई ए ने पूरे साल वो पैसा यूज किया, 6 महीने यूज किया, 8 महीने यूज किया, 1 महीना यूज किया, ये हमें नहीं पता। तो याद रखना, उसमें वही बात होती है, ना तेरा ना मेरा, ना 1 महीने का ना 12 महीने का। हम कहते हैं कि 6 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। कितने महीने का? 6 महीने का। तो यहां पर 6 मंथ का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लेना है। किस केस में? उस केस में जहां पर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं है, आपके पास सिर्फ ईयर है, किस महीने निकाला वो नहीं है। तो खुद से आपने 6/12 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 10,000 का 10% 1,000 और आधा यानी 6 महीने का हो गया 500। ये आ गया पहला।
तो याद रखना ये एमसीक्यू बन सकता है कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना दी हो तो हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो वहां पे 4 ऑप्शंस आएंगी, तो हमें कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है, 6 मंथ्स का। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आपको मैं 3 केस करवा रहा हूं। पहला, इफ अमाउंट इज विड्रॉन ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। दूसरा, इफ अमाउंट इज विड्रॉन ऑन लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। और तीसरा है, इफ अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो जल्दी से शॉर्टकट में करेंगे, जल्दी से करेंगे क्योंकि आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। पहला केस, इफ अमाउंट इज विड्रॉन ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ करे, तो आप देखो कि अगर हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ करेगा तो पहले महीने अगर ड्राइंग करेगा तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। मान लो जनवरी से दिसंबर हम काउंट करते हैं, तो जनवरी को ड्राइंग करेगा तो 12 महीने का इंटरेस्ट, फिर 1 फरवरी को करेगा तो 11 महीने का, फिर 1 मार्च को करेगा तो 10 महीने का, 1 अप्रैल को करेगा तो 9 महीने का, एंड सो ऑन। तो कितनी बार हमें 12 बार वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर उस इंटरेस्ट का टोटल भी हमें करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट साल का हम एक साथ ही दिखाते हैं। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है। तो इस केस में सिंपल आप एक याद रखो, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ए विड्रू ₹100 पर मंथ ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ए ने हर महीने की पहली तारीख को 100 रुपये विड्रॉ किया। तो इसमें सिंपल आप एक याद रख लो, एक आपको एवरेज पीरियड बनाना है। मैं फॉर्मूला पूरा नहीं लिखाऊंगा, आप सिर्फ दिमाग में रखो, क्योंकि आपको वहां पूरे फॉर्मुलेज लिखने नहीं है, आप दिमाग में रखो। अगर पूरे साल के लिए वो विड्रॉ करता है तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 आपने एक एवरेज पीरियड बनाना है। 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की, तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा सिंपल, टोटल अमाउंट जितना उसने विड्रॉ किया, राइट, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू जो आपका एवरेज पीरियड आया डिवाइडेड बाय 12। फॉर एग्जांपल एवरेज पीरियड कितना आया, 13/2 यानी 6.5 मंथ। याद रखना 6.5 मंथ टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है, 100 रुपया हर महीने। अगर 100 रुपया हर महीने तो साल में 12 महीने, तो साल का हो गया 1200। तो टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ कर लिया, 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, कितने परसेंट है, 10%, तो ले लिया 10% इनटू अभी जो आपने एवरेज पीरियड बनाया, ठीक है, 6.5/12 कर लो इसको। तो ये 0 कट गए, ये 12 इसके साथ कट गया, 10 इंटू 6.5 हो गया 65, आंसर निकल गया। 1 मिनट के अंदर ये आंसर निकल जाता है। सिर्फ इतना आपको पूरा फॉर्मूला लिखना नहीं है, फॉर्मूला दिमाग में रखना है, और बस ये इतनी सी चीज करनी है आपने कैलकुलेशन में, जल्दी से अपना आंसर निकाल लेना है। तो ये कौन सा था कि अगर हर महीने की पहली तारीख। अच्छा, अब है इफ अमाउंट इज विड्रॉन ऑन लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। अगर लास्ट डेट होगी तो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, ए विड्रू ₹100 पर मंथ ऑन लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट की जगह कौन सी हो गई, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, और यही इंटरेस्ट लेते हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, चलिए जी इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी एवरेज पीरियड बनाएंगे। एवरेज पीरियड कैसे बनाना है, अब वहां 12 + 1 किया था, यहां उल्टा कर लो, 12 - 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 12 + 1 12 - 1, ये जब आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखोगे मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों 12 + 1 12 - 1 क्यों करते हैं, तो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी फिलहाल आप दिमाग में ये चीज रखो कि बिगिनिंग हो तो +1, एंड हो तो -1, 12 में से -1, तो कितना हो गया 11/2 यानी 5.5 मंथ। अब आपको फिर से इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला यही रहेगा, टोटल अमाउंट। अब देखिए फिर से टोटल अमाउंट 100 रुपये हर महीना, तो साल में तो 12 ही महीने हैं, अमाउंट तो वही रहेगा 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10%, सिर्फ चेंज किस में आएगी, एवरेज पीरियड में। कितना हो जाएगा 5.5/12। तो फिर से इसको कैंसिल कर लो, 10 इंटू 5.5 हो गया 55। ठीक है, ये आ गया बिगनिंग, लास्ट। अब आ गया मिडल।
तो एग्जाम्पल मैं फिर से यही ले लेता हूं, ए विड्रू ₹100 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर जनवरी है तो 15 जनवरी को, फरवरी है तो 14 फरवरी, क्योंकि फरवरी में ज़्यादातर 28 दिन होते हैं। इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ एट द रेट ऑफ अगेन 10% पर एनम। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। सिर्फ हर केस में एवरेज पीरियड को चेंज करना आपने। अब एवरेज पीरियड आप फिर बना लो, बिगिनिंग में था 12+1, एंड में 12-1 और मिडिल में सीधा 12/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 मंथ। 12+1 डिवाइडेड बाई 2, एंड में 12-1 डिवाइडेड बाई 2 और मिडिल में सीधा 12/2, 6 मंथ। तो इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट आपका फिर से वही रहेगा 1200, क्योंकि हर महीने की हर महीने की मिडिल में 100 रुपये, तो साल में 12 महीने हैं, तो 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहेगा, पहली दो टर्म्स तो वही रहने वाली हैं। चेंज किस में आनी है, एवरेज पीरियड में। 6/12 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ, ये इसका 10 × 6 कितना हो गया, 60 रुपीज़। तो इस तरह से आपने बस इतना याद रखो। और ये एवरेज पीरियड कैसे बनाना है, 12+, अगर बिगिनिंग है तो 12+1, एंड है 12-1, मिडिल है तो 12/2, सीधा डिवाइड 2 के साथ करना ही है। ठीक है, अच्छा ये आपको क्लियर हो गया। तो आपको एमसीक्यू क्या पूछ सकते हैं, या तो प्रैक्टिकल पार्ट, या फिर ये पूछ सकते हैं कि अगर हर महीने की पहली तारीख को हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो एवरेज पीरियड कितना बनता है, 6.5। अगर एंड में करें तो कितना बनता है, 5.5। और अगर मिडिल में करें तो कितना बनता है, 6 मंथ। क्लियर है। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और आ सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे करवाता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन और आ सकता है, वो क्या है, देखिए यहां पर मैंने अज्यूम, तीनों केसेस में मैंने अज्यूम किया कि जो ड्राइंग्स की गई वो पूरे 12 महीने की गई। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि एक पार्टनर पूरे 12 महीने, हर महीने 100 रुपए निकाले? हो सकता है सिर्फ 7 महीने निकाले, हो सकता है सिर्फ 8 महीने निकाले, 6 महीने निकाले। तो उस केस में क्या करेंगे, तो याद रखना, अगर पार्टनर, यहां चेंज कर लो बस, अगर पार्टनर अगर पार्टनर मान लो पूरे 12 महीने ड्राइंग्स नहीं करता, मैं मान के चलता हूं कि अगर पार्टनर ने सिर्फ 8 महीने पैसा निकाला, 8 मंथ्स, तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, तो हम करेंगे 8 मंथ्स है, 8+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ और 8 महीने ही है तो हम करेंगे 8-1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर मिडल है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में करेंगे एवरेज पीरियड हमारा क्या रहेगा, 8/2। तो यहां पर कितना हो गया, 9/2, यानी 4.5 मंथ्स। यहां कितना हो गया, 8-1 7/2, 3.5, और यहां कितना हो गया, 4। अच्छा, अगर कोई 6 महीने के लिए पैसा निकालता है, 6+1 डिवाइडेड बाई 2, 6-1 डिवाइडेड बाई 2, और 6/2। क्लियर हो गया। अच्छा, समझ लो इसको थोड़ा सा और डिटेल में। अगर मान लो मैं यही मान के चलता हूं कि किसी ने 8 महीने के लिए पैसा विड्रॉ किया हर महीने की पहली तारीख, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। मैंने क्या कहा था, टोटल अमाउंट, फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होगा, इनटू रेट, इनटू जो भी आपका एवरेज पीरियड आया, नीचे आपने 12 ही लिखना है। अब टोटल अमाउंट, अगर किसी ने 8 महीने पैसा निकाला तो 100 रुपये हर महीने, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा, 800। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने %, वो तो 10% है। और एवरेज पीरियड कितना है, 4.5/12। यहां पे भी सेम, पैसा तो 8 महीने ही निकाला, वो अलग बात है, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ था, तो अमाउंट तो 800 ही रहेगा। 10/100 इंटू यहाँ पे 3.5 है, ये बाय 12 हो जाएगा। और यहाँ पर अगेन वही 800 इंटू 10/100 इंटू 4/12। तो याद रखो कि आपने टोटल अमाउंट भी देख लेना है। 8 महीने के लिए तो 800 हो जाएगा, 6 महीने के लिए तो 600 हो जाएगा, इंटू 10/100 इंटू 4.5/12। तो ये आपने याद रखना है। तो ये मैंने आपको करवाया कि अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होगा, तो हम किस तरह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसमें एक और है, अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स होंगी, अगर कोई जो अमाउंट है वो जो पार्टनर है क्वार्टरली विड्रॉ करेगा। क्वार्टर का मतलब हो गया 1/4। तो अगर कोई क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है, सबसे पहले आप ये समझो कि क्वार्टर का मतलब क्या है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो अगर साल को मैं 4 हिस्सों में बांटूं तो हर हिस्से में कितने महीने आएंगे, 3 महीने। तो सिंपल यहां पे भी याद रख लो, इफ
फॉर एग्जाम्पल ए विड्रू ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसी तरह सेकेंड केस, ए विड्रू ₹1000 at the end of each quarter at the rate of 10%। और यहाँ पर A withdrew ₹1000 in the middle of each quarter at the rate of 10% पर एनम। ठीक है। अच्छा, क्वार्टर का मतलब हो गया, अगर साल को मैं 4 क्वार्टर में बांटूं तो हर क्वार्टर में कितने महीने आ गए? 3 महीने, यानी 1 क्वार्टर, हम ये कह सकते हैं 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। इसका मतलब जो भी पार्टनर ड्राइंग्स करेगा हर 3 महीने के बाद, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में जाएंगे हम लोग। इसमें भी आपने एवरेज पीरियड बनाना है। ठीक है, सेव। अब उसमें +1 -1 क्या था? क्वार्टर का मतलब 3 महीने, आप यहां करोगे 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर चारों क्वार्टर में वो पैसा विड्रॉ करता है, यानी पूरे साल। अगर बिगिनिंग है तो 12 + 3, अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 12 - 3 कर लेना, और अगर मिडल है तो एवरी पीरियड होगा 12/2। आपने ये याद रखना है, क्वार्टर होगा बिगिनिंग तो +3 12 में, एंड तो -3 12 में, और मिडिल तो 12, और नीचे 2 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। क्लियर हो गया? अब इसमें भी इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सेम ही है कि टोटल अमाउंट इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। वही फॉर्मूला जो इससे पहले मंथ्स वाले केसेस में मैंने करवाया था। टोटल अमाउंट, अब आप देखो कि हर क्वार्टर की बिगिनिंग में 1000 रुपया विड्रॉ कर रहा है, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। हर क्वार्टर में 3 महीने हैं, तो साल में 12 महीने के 4 क्वार्टर ही हुए। तो इसका मतलब कि 4 बार वो पैसा विड्रॉ करेगा। मंथली है तो 12 महीने होते हैं, क्वार्टर है तो 4 होते हैं। तो अगर हर क्वार्टर में 1000 रुपये, तो टोटल 4 क्वार्टर में कितने पैसे विड्रॉ कर लिए? 4000। तो 4 क्वार्टर में उसने विड्रॉ कर लिया 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अपनी मर्जी से लिया, क्वेश्चन में गिवन होगा 10%, इंटू एवरेज पीरियड कितना बना था? 12 + 3 15/2, यानी 7.5 मंथ। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7.5/12। ये और ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ 12 इसको डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं इससे। तो ये आपका बन जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, 400, तो ये आपका बन जाएगा 250 रुपये, 250। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, कितना हुआ था? 9/2, 4.5 मंथ्स। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर्मूला सेम रहेगा भाई, फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, यही फॉर्मूला। टोटल अमाउंट भाई, साल में 4 बार विड्रॉ करेगा 1000 रुपया, तो कितना हो गया? 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%, लेकिन यहां पर एवरी पीरियड चेंज हो जाएगा कितना? 4.5/12। तो अगर हम इसका कर लें तो ये कैलकुलेशन करके आपका आएगा 150। अब इस पे आ जाओ, सेम फॉर्मूला, अमाउंट सेम 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 10%, लेकिन यहां पर कितने मंथ्स बन रहे हैं? 6 मंथ, तो 6/12 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल, 6 2 ये हो जाएगा 200। तो इसका आंसर आएगा 250, इसका 150, इसका 200। आप एमसीक्यूज में ये प्रैक्टिकल पार्ट भी पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहले क्वार्टर को, हर महीने के फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो एवरेज पीरियड कितने मंथ्स का होगा? 7.5, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है तो कितना होगा? 4.5 मंथ्स, और मिडिल होगा तो कितने मंथ? 6 मंथ। यहां पर भी आपने याद रखना है कि ये मैंने केसेस लिए कि जहां पर चारों क्वार्टर में पैसा विड्रॉ किया, चाहे वो बिगिनिंग में था, चाहे एंड में था, चाहे मिडिल में था, चारों क्वार्टर्स में। लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 क्वार्टर में पैसा विड्रॉ करे। मान लो अगर कोई पार्टनर 3 ही क्वार्टर में पैसा विड्रॉ करता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो याद रखो, अगर 3 क्वार्टर मतलब 9 मंथ्स, 3 क्वार्टर का मतलब हो गया 9 मंथ्स, तो हम क्या करेंगे? अगर 9 मंथ्स हैं तो एवरेज पीरियड हमारा 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2। इस केस में भी क्या होगा?
इस केस में होगा 9 माइनस 3/2 और इस केस में लास्ट वाले केस में 9/2। अगर 2 क्वार्टर हैं इसका मतलब 3 और 3 6 महीने, 6 + 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा तो 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा तो 6/2। एवरेज पीरियड निकाल के अमाउंट, ये दो चीज़ें तो आपकी सेम ही रहनी है, तो आप उसमें ये चीज़ें सेम नहीं रहेंगी। एक मिनट, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो किसी ने सिर्फ 3 क्वार्टर के लिए पैसा निकाला, तो 1000 रुपया 3 क्वार्टर के लिए निकाला, इसका मतलब 1000 इंटू 3 बार निकाला 3000। तो इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या था, टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो टोटल अमाउंट अब 3000 पे कैलकुलेशन करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% और एवरेज पीरियड आपका कितना आया, 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 12/2 यानी 6 मंथ, तो 6/12। इसी तरह अगर मान लो 6 महीने के लिए होगा तो 2 क्वार्टर का होगा तो 1000 इंटू 2 क्वार्टर, 1 क्वार्टर होगा तो 1000 इंटू 1। तो इस तरह से अमाउंट की कैलकुलेशन करके आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है और फिर जो एवरेज पीरियड आपने बनाया होगा उस हिसाब से कर लेना है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है और मिडल है, अगर पूरे साल का है तो आप करोगे क्या, 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर 9 मंथ्स का है 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ्स का है 6 + 3 डिवाइडेड बाई 2, अगर 2 क्वार्टर के लिए, 3 क्वार्टर के लिए। इसी तरह पूरे एंड वाला है तो 12 - 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर 9 सिर्फ 3 क्वार्टर के लिए पैसा विड्रॉ किया गया, 9 - 3 डिवाइडेड बाई 2, और अगर 2 क्वार्टर के लिए तो 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह मिडिल में भी अगर पूरे चारों क्वार्टर में पैसा विड्रॉ किया गया 12/2, अगर सिर्फ 3 क्वार्टर यानी 9 मंथ्स के लिए, और अगर सिर्फ 2 क्वार्टर यानी 6 मंथ के लिए 6/2। तो ये एवरेज पीरियड बना के फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। प्रैक्टिकल पार्ट ये जो मैंने अभी करवाया इसमें से आ सकता है, हालांकि चांसेस कम है, लेकिन कल जो सेशन करवाऊंगा जिसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करवाना है और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कराना है, उसमें से आने के चांसेस हैं। या फिर हमने जो रूल्स पढ़े इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जहां पे पार्टनरशिप डीड ओरल या साइलेंट होती है, वो और जो मैं कल करवाऊंगा थ्योरेटिकल पार्ट, वहां से अगर इस टॉपिक से आया तो वहीं से कोई ना कोई एमसीक्यू आपको आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, और कुछ एमसीक्यूज भी कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।